आज का चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 11, जिसकी क्लास नंबर कौन सी है? फर्स्ट। और पॉइंट पहला है हमारा 11.1। तो 11.1 का नाम क्या है? कार्य को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वर्क। ठीक है, इसको समझ लिया कि कार्य क्या। साधारण भाषा में हम क्या बोलते हैं कि मैं वहां से यहाँ गया, मैं कोई किताब लेके आया, मैं सामान लेके आया, मैंने क्या कर लिया है? कार्य। साइंस की भाषा में कार्य की सही डेफिनेशन क्या होती है आपको समझना कि कार्य कब होता है और कब नहीं होता है। इन कार्य का मान कब तो होता है शून्य, कब होता है प्लस और कब होता है माइनस। ये तीनों ही काम कार्य में हो सकते हैं। कार्य का मान शून्य भी हो सकता है, कार्य का मान प्लस भी हो सकता है, कार्य का मान माइनस भी हो सकता है। उससे पहले कार्य क्या है तो हम कैसे समझेंगे कि कार्य क्या है, W क्या है। इसके लिए हम एक चित्र बनाते हैं। ये एक वस्तु है, मैं कहता हूं वस्तु पर आपको कार्य करना है। क्या करना है? तो बताओ आप, इस पर कार्य करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? बल F लगाना पड़ेगा। अरे भाई कोई भी काम करो बल तो लगाना पड़ेगा ना। जैसे ही बल F लगाएंगे इस वस्तु में पैदा हो जाएगा विस्थापन S। विस्थापन S का मतलब है, सपोज करो आप इस वस्तु को इधर से बल लगा रहे हो तो ये वस्तु खिसक कर इतनी दूर आ गई। इसको क्या बोलते हैं? विस्थापन। क्या बोलते हैं? विस्थापन। ये विस्थापन हो गया। तो मैंने कह दिया इसका मतलब आपका कार्य पूरा हो गया है। बल लगाया, विस्थापन पैदा हो गया, तो आपका कार्य कंप्लीट हो चुका है। तो यही कार्य की परिभाषा है। किसी वस्तु पर बल लगाने पर अगर उसमें विस्थापन S पैदा हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? कार्य। हाँ, यानी बल। अब इस बात का भी ध्यान रखना है कि कार्य पैदा होगा, मैंने बल इधर से लगाया है तो विस्थापन भी तो इधर ही होगा ना। तो कार्य का मान होगा W बराबर बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, इंटू बल की दिशा में विस्थापन। अगर हम इसको प्रतीक के रूप में दर्शाए तो मैं कहूंगा या W बराबर Fs। W बराबर क्या हो गया है? Fs। कोई समस्या? फिर से एक बार बोल लेते हैं कि अगर किसी वस्तु पर बल F लगाने पर उसमें विस्थापन पैदा हो जाता है, अगर किसी वस्तु पर F लगाया जाता है और उसमें विस्थापन F पैदा हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? कार्य। और कार्य का फॉर्मूला होता है बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, अर्थात W बराबर Fs। कोई समस्या? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो अब एक बात करता हूँ आप कहते हो सर बल मैंने ऐसे नहीं लगाया, तो मैं कह रहा हूँ फिर कैसे लगाया? आप कहोगे कि एक बच्चा है, उसके पास एक कार है। क्या है? कोई भी कार है, ये कार, ठीक है, ये टाइप है यहाँ पर इसको, ये कार है और यहाँ इस कार के यहाँ पे एक धागा बंधा हुआ है। खिलौना कार है। कौन सी कार है? अब बच्चा खिलौना कार को कैसे चलाता? यहाँ धागा बांध दिया उसने और यहाँ पर ये बच्चा, इसके ये हाथ है, इस हाथ में ये डोरी। अब इसको खींचता है, ये फर्श है, ये आगे आगे चलता है, कार पीछे पीछे आ रही है। तो कार तो आई इधर, धागा था इसका इधर यानी ऐसे। तो बताओ यहाँ पर थीटा कोण बनाने बनाए। अगर कोण थीटा बन जाए तो फिर कार्य का मान कैसे ज्ञात करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। हम कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन क्या है? अगर वस्तु पर लगाए गए बल और उत्पन्न विस्थापन के बीच में थीटा कोण बन रहा हो तो कार्य का मान हम निम्न प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करोगे? माना कि एक वस्तु है, वो कहां पर है? वो स्थिति A पर रखी हुई है, ठीक है। अब इस वस्तु पर क्या लगा रहे हैं? हम बल F लगा रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही बल F लगाते हैं वस्तु A से स्थिति कहां पर पहुंच जाती है? स्थिति B पर। स्थिति तो ऐसा करने पर अगर बल के घटक यानी बल की दिशा और विस्थापन की दिशा के बीच कौन सा कोण बन रहा हो? थीटा कोण बन रहा हो,
तो बल का तो फॉर्मूला होता है, बल के घटक का फॉर्मूला होता है F बराबर F कोस थीटा। क्योंकि अब F नहीं है, अब F की जगह थीटा कोण भी बन गया है, तो अभी F नहीं कहेंगे, इसको बोलेंगे F कोस। अगर मैं इस F की जगह F कोस थीटा रख दूं तो कार्य का मान कितना हो जाएगा? अरे कार्य का मान कितना हो जाएगा? W बराबर F कोस थीटा इंटू एच। समझ रहे हो? पहले थीटा कोण नहीं बन रहा था, इसलिए केवल हमने क्या लिखा? बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। अब बल तो लगा है, विस्थापन भी हुआ है, लेकिन कोण क्या बन रहा है? थीटा। तो बल के घटक का तो मान होगा F कोस थीटा। पूछना देना, अगर किसी वस्तु के बल और विस्थापन के बीच थीटा कोण हो तो बल के घटक का मान क्या होता है? तो बल के घटक का मान होता है F कोस थीटा, और पूरे कार्य का मान क्या होता है? W बराबर F कोस थीटा। अगर कहे इस बात को उदाहरण देके समझाओ तो कैसे समझाओगे? जब कोई बच्चा खिलौना कार को धागे से बांध कर खींचता है तो लगाए गए बल की दिशा धागे से जा रहा है और उसका उस पर विस्थापन के बीच थीटा कोण बनता है। ये हो गया किसका उदाहरण कि कब थीटा कोण बनता है, उसका उदाहरण। कोई समस्या? अब क्या नजर आ रहा है पॉइंट आपको? अगला, कार्य के गुणधर्म आपको बोर्ड पर नजर आ रहा है। कार्य गुणधर्म अभी थोड़ा देखना बंद कर दीजिए। कार्य के गुणधर्म नंबर 1 है, कार्य एक अदिश राशि। आपको जानकारी होनी चाहिए कि राशियां दो प्रकार की होती है, अदिश राशियां और जिस राशि को प्रकट करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, वो कौन सी राशि कहलाती है? अदिश राशि। तो ध्यान रखना है, कार्य एक अदिश राशि है। और दूसरा पॉइंट आपको सामने नजर आ रहा लिखा हुआ, इसका मान धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। कैसे हो सकता है अभी समझते हैं, वो भी एक टेबल के माध्यम। अगर लगा दूं मैं कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 1 क्या कहती है? यदि बल की दिशा, किसकी दिशा? बल की दिशा। बल की दिशा और उत्पन्न विस्थापन की दिशा, बल की दिशा और उत्पन्न विस्थापन की दिशा, बल की दिशा और उत्पन्न विस्थापन की दिशा दोनों एक समान हो। क्या हो? एक समान का मतलब क्या है? वस्तु है, यही बल की दिशा है, और वस्तु इधर खिसक के आ गई, यही विस्थापन की दिशा। समझ रहे हो? अगर बल की दिशा और उत्पन्न विस्थापन की दिशा एक ही हो, यानी एक समान हो, तो कार्य कैसा होगा? कार्य होगा धनात्मक। कार्य क्या होगा? धनात्मक का मतलब है W बराबर, फिर एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोण भी नहीं बन रहा है, यानी थीटा बराबर है 0 डिग्री। क्या है? तो W बराबर हो जाएगा F कोस थीटा, F S कोस थीटा, यानी W बराबर F की जगह लिख दूंगा मैं F कोस 0 डिग्री और इंटू इसकी जगह लिख दूंगा S। W बराबर कोस 0 का मान होता है 1, होता नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं इसका मान होता है 1, तो F एक को F से गुणा करोगे आएगा, तो F इंटू S, यानी W बराबर हो गया F का मान बताया था मैंने MA, तो हो गया MA। कोई समस्या? कार्य का मान किस में आ रहा है? सब प्लस में नहीं आ रहा है क्या? कब? जब बल की दिशा, जिधर बल लगाऊं उधर ही वस्तु खिसक जाए या विस्थापन पैदा हो जाए, तो कार्य का मान हमेशा प्लस में आएगा। देखो सभी जगह प्लस है या नहीं है? अगर मैं कहता हूं यदि बल की दिशा
विस्थापन की दिशा, बल की दिशा, विस्थापन की दिशा विपरीत हो, एक दूसरे के क्या हो, एक दूसरे के विपरीत हो, तो कार्य का मान हमेशा क्या होता है, तो कार्य का मान हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक। यानी W बराबर हो जाएगा F कोस थीटा इंटू एस। W बराबर हो जाएगा कोस 0 डिग्री, कोस इंटू एस। W बराबर हो जाएगा 0 डिग्री का मतलब 1 है, यानी एफ एस, लेकिन मैंने कहा था क्या होगा, यानी W बराबर माइनस एफ एस बराबर माइनस एम ए। कोई समस्या? इन दोनों के उदाहरण समझते हैं कि सर उदाहरण द्वारा समझाइए कब ऐसा होता है। अगर घोड़ा गाड़ी को खींचता, सपोज करो ये गाड़ी है और ये यहाँ घोड़ा है, घोड़ा गाड़ी को इधर खींच रहा है, यानी घोड़ा गाड़ी को खींचने के बल इधर लगा रहा है और गाड़ी भी उधर ही जा रही है, जिधर जाने के लिए घोड़े ने बल लगाया, गाड़ी भी उधर चली गई, तो बताओ बल की दिशा और विस्थापन दिशा एक समान है या नहीं है? लेकिन अगर मैं ऐसे कह दूं ये गाड़ी जा रही थी, ये हमारी गाड़ी है, ठीक है, ये हमारी गाड़ी है, दो टायर उस तरफ जाके देखो, ये हमारी गाड़ी है, ये गाड़ी इधर जा रही थी और ड्राइवर साहब ने लगा दिया एकदम से ब्रेक, तो ये गाड़ी है, लगा दिए ब्रेक, लगा दिया एफ, लगा दिया बल, लेकिन बल लगाते ही गाड़ी नहीं रुकी क्योंकि गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा है। ब्रेक तो लगाया यहाँ पर, गाड़ी जाके रुकी है 100 मीटर दूर या 50 मीटर दूर, इसका मतलब है ब्रेक लगाने के बाद भी गाड़ी चली गई है। तो ब्रेक तो लगाता गाड़ी को यही रोकने के लिए, यानी इधर पीछे कने रोकने के लिए, और गाड़ी गई आगे, तो गाड़ी की दिशा में विस्थापन तो आगे है, ब्रेक किस लिए लगाया मैंने, यही रोकने के लिए। तो बताओ विस्थापन और बल अलग हुआ नहीं हुआ है, तो विपरीत है, इसका मतलब यहाँ आएगा माइनस। लेकिन अब मैं कहता हूं कंडीशन नंबर 3, अगर मैं कह सकता हूं बल की दिशा, किसकी दिशा, बल की दिशा, बल की दिशा प्लस किसकी दिशा, विस्थापन की दिशा के मध्य थीटा कोण हो। कहने का मतलब है ये बल की दिशा और विस्थापन की दिशा के मध्य कैसा कोण हो, थीटा कोण, 90 डिग्री का कोण हो, तो कार्य का मान क्या होता है, तो कार्य का मान होता है 0। क्या होता है, 0। कब, ये कूली भाई साहब है, कूली भाई साहब के सिर के ऊपर है सामान रखा, और ये प्लेटफॉर्म है, और ये प्लेटफॉर्म पर इधर की ओर जा रहे हैं। कूली भाई साहब प्लेटफॉर्म पर इधर की ओर गए, क्या पैदा हुआ, कूली भाई साहब के सिर के ऊपर है, ऊपर से बल लग रहा है कूली भाई साहब के, अरे वजन का बल तो लगेगा ना, तो वजन लगा है इधर, कूली भाई साहब गए हैं इधर, तो बल कितने डिग्री हो गया, कई बार क्वेश्चन आता है कि प्लेटफॉर्म पर कूली सामान को लेकर चल रहा है, तो बताओ किया गया कार्य होगा 0। अब आप कहते हो कूली ने तो बहुत काम किया है, कूली ने काम किस पर किया है, उस पर किया है, चलने के लिए किया, लेकिन बल कहां से लग रहा था, ऊपर से बल लग रहा था ऐसे, कूली गया उधर, तो कूली गया इधर, बल लगा ऐसे, कितने डिग्री कौन बना है, तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है, कार्य का मान 0 है। कैसे, अर्थात हम कहेंगे कार्य क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, W बराबर एफ एस कोस थीटा, W बराबर एफ इंटू, सॉरी W बराबर एफ कोस 90 डिग्री इंटू एस, W बराबर 90 डिग्री का मान होता है 0, यानी 0 इंटू एस, यानी W बराबर क्या हो जाएगा, 0 को किसी से भी गुणा करो 0 ही होता नहीं होता है। आगे कंडीशन नंबर 4 है,
कंडीशन नंबर 4 क्या? अगर कोई वस्तु है वो गोल गोल घूम रही है, जैसे मौत के कुएं में, मौत को देखा आपने, उसमें मोटरसाइकिल घुमाता फिर भी गिरता नहीं है। तो ये मौत के कुएं में ये बीचों बीच सेंटर पॉइंट है और ये मोटरसाइकिल है वो ऐसे चल रही है, यानी मोटरसाइकिल में विस्थापन पैदा हो रहा है इस तरफ हम कह सकते हैं। लेकिन मोटरसाइकिल जब इस तरीके से चलेगी तो बल हमेशा किस पर लगाएगी? सेंटर अभिकेंद्रीय। तो ऐसे बल को बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल होता है? क्वेश्चन आता है मौत के कुएं में मोटरसाइकिल सवार क्यों नहीं गिरता है? आप कहते हो अभिकेंद्रीय बल के कारण नहीं गिरता है। किसके कारण नहीं गिरता है? यानी वर्ताकार गति करती हुई वस्तु पर उत्पन्न विस्थापन ये ऐसे चल रही है, तो मैं ऐसे करके ऐसे मान सकता हूं। उत्पन्न विस्थापन और लगाए गए बल हमेशा लगाती है केंद्र बिंदु के सापेक्ष। ऐसे घूमती है ना, तो सारा केंद्र बिंदु के सापेक्ष बल लगता है। अब बताओ कितने डिग्री का कोण बना है? तो इस स्थिति में भी कार्य का मान क्या होता है? सुनिए कैसे, W बराबर F कोस 90 डिग्री इंटू S, यानी W बराबर 0 इंटू S, W बराबर क्या हो जाएगा? 0। इन चार बातों का ध्यान रखना है। जब लगाए गए बल की दिशा तो उत्पन्न विस्थापन की दिशा एक तरफ हो, या लगाए गए बल और उत्पन्न विस्थापन एक ही दिशा में हो, तो कार्य का मान होता है धनात्मक। आप घोड़े की जगह और कोई दूसरा उदाहरण भी दे सकते हो। कैसे? एक लड़का है, दूसरे लड़के को पकड़ के खींच रहा है, तो लड़का पीछे पीछे खींचा चला जा रहा है, इसका मतलब है वहां धनात्मक कार्य है। एक लड़का इस लड़के को खींच रहा है जबरदस्ती, वो लड़का फिर भी जबरदस्ती जा रहा है उसकी तरफ, लड़का उधर खींच रहा है, वो जबरदस्ती फिर उसको खींच रहा है, तो दोनों की उल्टे उल्टे हो गए। ठीक है, तो उसमें हो जाएगा माइनस। लेकिन अब आप ऐसे कह सकते हो जैसे कुली वाली बात हो गई है। ऐसी स्थिति में जब कोस थीटा का मतलब 90 डिग्री हो तो कार्य का मान 0 होता है, और वर्तुल गति करती, वर्ताकार गति करती वस्तु में उत्पन्न विस्थापन को लगाए गए बल यानी अभिकेंद्रीय बल का मान कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है, तो भी कार्य का मान होता है 0। इसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल बोलते हैं? एक होता है अपकेंद्रीय बल, एक होता है अभिकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल कब लगता है? जैसे सपोज करो ये रोड चल रही थी, ये मोड़ है और मैं इधर से स्पीड से आ रहा था, तो मैं मेरी जब भी मोटरसाइकिल मोड़ूंगा, कभी भी मैं इधर से आ रहा हूं तो पास से नहीं मोड़ूंगा, और पास से मोड़ूंगा तो मैं गिरूंगा। तो मैं मोटरसाइकिल ऐसे मोड़ूंगा, एकदम टर्न आगे तो ऐसे घूम के फिर मेरी गाड़ी ऐसे आएगी। अगर नहीं मान रहे हो तो आप मोटरसाइकिल खुद चला के देखना, आप चाह कर भी सीधे इधर नहीं ले पाओगे, और जब ले पाओगे तो फिर नीचे गिरोगे सीधे ही। इसलिए मैं थोड़ा इधर से घूम के आता हूं। बाहर की तरफ से जब आते हैं उसे बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। एक होता है अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, जैसे ये एक पात्र है, इस पात्र में भरी हुई है दही वगैरह सब कुछ, रात का है जावन, ये भी निकालना है। इसमें मशीन का वो घूमता, आजकल मशीन है, पहले खिलौना करता, ठीक है, वो घूमता। तो जैसे जैसे चारों तरफ ऐसे घूमेगा, हम कह सकते हैं मसनी है ये, ऐसे ऐसे चारों तरफ घुमाएंगे। मछली तो देखते हो आप, ये मछली को आप ऐसे घुमाते हो चारों तरफ से घुमाओगे, यानी चारों तरफ से घुमाओगे दूर से, तब अपकेंद्रीय बल है। कौन सा बल है? इस क्रिया को अपकेंद्रण बोलते हैं। कक्षा 9 में अपकेंद्रण विधि किसे कहते हैं? जब किसी विषमांगी मिश्रण को तेजी से घुमाया जाता है तो हल्का पदार्थ ऊपर आ जाता है, भारी पदार्थ नीचे रह जाता है। वो हल्का पदार्थ है घी। ठीक है, वो हल्का पदार्थ भी ऊपर आ जाता है। जितनी तेजी से घुमाते जाओगे, जितना घुमाओगे, हल्का पदार्थ ऊपर आता जाएगा, यानी घी की ऊपर आता जाएगा और हम इकट्ठा कर लेंगे। फिर इसे बोलते हैं अपकेंद्रण विधि, कक्षा 9 की विधि है। अब हमारा पॉइंट है गुणधर्म नंबर 3, कार्य का मात्रक
इसमें मैंने आपको एक बार फॉर एप्पल बताया है, एक तरफ बी फॉर बॉय लिखा है। इसका मतलब हम दो कार्य के मात्रक पढ़ेंगे। इसके लिए भी कंडीशन है, इफ, यदि कार्य का फॉर्मूला क्या होता है समझो, W बराबर F। यदि मैं F भाई साहब को दर्शा दूं न्यूटन से, यदि बल को दर्शाया जाए न्यूटन से, अरे किससे, अगर मैं कहता हूं बल का मान 5 है, आप कहोगे 5 नहीं है, 5 न्यूटन है। यदि बल को दर्शाया जाए न्यूटन में, एस यानी विस्थापन को दर्शाया जाए मीटर में, तो कार्य का मात्रक होगा जूल। क्या होगा, जूल। ध्यान रखना, किस बात का ध्यान रखना है। अगर बल को दर्शाया जाए न्यूटन में, उत्पन्न विस्थापन को दर्शाया जाए मीटर में, तो कार्य का मात्रक क्या होगा, अर्थात W बराबर F की जगह लिख दूं न्यूटन इंटू F की जगह लिख दूं मीटर, तो बराबर हो जाएगा जूल। यानी कार्य का मात्रक अगर क्या होता है, जूल। कब होता है जूल, जब बल को दर्शाया जाए न्यूटन में, इसको दर्शाया जाए मीटर में, तो कार्य का मात्रक होता है जूल। कई बार पूछते हैं एक जूल की परिभाषा, किसकी परिभाषा लिखो, एक जूल की परिभाषा लिखो। कैसे बनाओगे, तो पहले एक काम करो, इसका मात्रक जूल होता है, मैंने लिख दिया 1 जूल, तो इसका मात्रक न्यूटन होता है, तो इस पर लिख दो 1 न्यूटन। इसका मात्रक मीटर होता है, इस पर लिख दो 1 मीटर। अगर किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाता है और उत्पन्न विस्थापन का मान 1 मीटर होता है, तो किए गए कार्य का मान 1 जूल होता है। ये एक दूरी की बात है। अगर किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने पर उत्पन्न विस्थापन 1 मीटर हो, तो कार्य को किया गया कार्य 1 जूल कार्य कहलाता है। या किसी वस्तु पर 1 मीटर विस्थापन पैदा करने के लिए अगर 1 न्यूटन बल लगाया जाता है, तो किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे हम, अगर किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने पर वस्तु में उत्पन्न विस्थापन या वस्तु में 1 मीटर विस्थापन पैदा हो जाता है, तो उत्पन्न कार्य 1 जूल कार्य कहलाता है। यही 1 जूल या 1 का निकालने का तरीका है। सबसे पहले कि इसकी जगह 1 जूल लिखा है, तो इसके मात्रक के आगे भी 1 लगा दो, इसके मात्रक के आगे भी 1 लगा दो, फिर बढ़ते चलो। ऐसा करने पर ऐसा होता है, तो इसे ऐसा कहते हैं। अगर 1 न्यूटन बल लगाने पर 1 मीटर विस्थापन पैदा हो, तो किया गया कार्य 1 जूल कार्य कहलाता है। अगर W बराबर F है, अगर बल को दर्शाया जाए डाइन में, किसमें दर्शाया जाए, डाइन में, विस्थापन को दर्शाया जाए सेंटीमीटर में, ध्यान रखना है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। पता है आपको, इस 100 सेंटीमीटर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 0 कितनी बार है, 2 बार, यानी 10 की घात 2 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूँ। समझ रहे हो, गड़बड़ नहीं करनी है। 100 को 10 की घात 2 लिख सकते हैं, जैसे 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, 110 की घात 6 लिख सकते हैं ना। तो देखिए, अब मैं कह रहा हूँ कि बल को न्यूटन में नहीं, किसमें दर्शाया जाए, डाइन में, मीटर को दर्शाया जाए सेंटीमीटर में, तो कार्य को दर्शाया जाएगा अर्ग में। इसमें दर्शाया जाएगा अर्ग में। मैं कहता हूँ W बराबर 1 न्यूटन। पहले क्या था, W बराबर न्यूटन और मीटर था, लेकिन अब मैं कहता हूँ कि न्यूटन की जगह तो क्या आ गया है, अरे भाई पहले तो इसकी जगह न्यूटन था, इसकी जगह मीटर था, लेकिन अब न्यूटन की जगह क्या लिख दिया है। ध्यान रखना है, 1 न्यूटन की अगर मैं डाइन लिखूंगा, तो 1 न्यूटन है वो कितने डाइन के बराबर होता है, 10 की घात 5 डाइन। कहने का मतलब है ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो क्या मैं 1 न्यूटन की जगह 10 की घात 5 डाइन लिख सकता हूँ, इंटू
1 मीटर की जगह में क्या 10 की घात 2 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ? तो टोटल बराबर हो गया W बराबर 10 की घात 5 और 2। आपको पता है a की घात m इंटू a की घात n, तो a की घात m प्लस n, 10 की घात 5, 10 की घात 2, तो 10 की घात 7, और इसका मात्रक अब क्या बन गया है? अर्ग। कई बार क्वेश्चन आता है 1 जूल बराबर कितने अर्ग? 10 की घात 7 अर्ग। कहने का मतलब है न्यूटन की जगह मैंने इसको लिखा, इसकी जगह मैंने इसको लिखा, तो क्या मैं जूल की जगह भी इसको लिख सकता हूँ? यानी W बराबर, यानी ध्यान रखना है कि 1 जूल का मान बराबर 10 की घात 7 अर्ग के बराबर होता। आप कंप्यूटर से क्या करोगे? बार बार पढ़ोगे। 1 न्यूटन बराबर कितने टाइम? आप रटो 10 की घात 5, 10 की घात 5, 10 की घात 5। 1 जूल बराबर कितने अर्ग? 10 की घात 7 अर्ग। 7 आए कैसे, ये भी ध्यान रख सकते हो, क्योंकि 1 न्यूटन बराबर इतना होता है, मीटर बराबर इतना होता है, गुणु बराबर इतना होता है। मात्रक हो गया कंप्लीट। अगर क्वेश्चन आ जाए एक अर्ग किसे कहते हैं, हालांकि आता नहीं है, तो आप बना सकते हो। अगर किसी वस्तु पर लगाया गया बल 10 की घात 5 डाइन हो और उत्पन्न विस्थापन 10 की घात 2 सेंटीमीटर हो या 100 सेंटीमीटर हो, तो किया गया कार्य कहलाता है एक अर्ग या 10 की घात 7 अर्ग। ठीक है, और अगर 1 लगाना है तो सब किसी एक लिखो। अर्ग की बात हो रही है ना, तो एक बार फिर से पढ़ लो। फिर लिखते हैं, जब अगर बल को दर्शाया जाए न्यूटन में, विस्थापन को दर्शाया जाए मीटर में, तो कार्य का मात्रक होता है जूल। 1 जूल किसे कहते हैं? अगर किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने से उत्पन्न विस्थापन 1 मीटर हो, तो कार्य को 1 जूल कार्य कहते हैं। अगर बल को दर्शाया जाए डाइन में, विस्थापन को दर्शाया जाए सेंटीमीटर में, तो कार्य का मात्रक क्या होता है? अर्थात W बराबर न्यूटन बराबर इंटू मीटर बराबर इसकी जगह 10 की घात 5 डाइन इंटू इसकी जगह 10 की घात 2 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर, तो टोटल हो गया W बराबर 10 की घात 7 अर्ग। कोई समस्या? नाम क्या है? फिर हम पढ़ेंगे आगे विद्युत शक्ति। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, शक्ति की परिभाषा अलग है, विद्युत शक्ति की परिभाषा क्या है? अलग है। ठीक है, शक्ति क्या है? शक्ति को मैं कह सकता हूँ P बराबर W बटा T। P बराबर W बटा T। ध्यान रखो, साइंस के अंदर जब भी कोई भी इकाई है, या W की जगह और कुछ भी हो सकता है, V हो सकता है, M हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन अगर नीचे लग जाए T, क्या लग जाए T, तब परिभाषा में आपको एक नाम देना है दर। क्या नाम देना है? दर। हमको पता है W का मतलब होता है वर्क, वर्क का मतलब होता है कार्य, T4 होता है टाइम, टाइम का मतलब होता है समय। तो मैं क्या कह सकता हूँ, किसी भी वस्तु द्वारा कार्य, W यानी इसको बोलते हैं, मैंने कहा था दर। तो किसी भी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्या कहलाती है? ये शक्ति की परिभाषा हो गई। किसी भी वस्तु द्वारा कार्य, वस्तु ही करेगी ना, और तो कोई करेगा नहीं, तो किसी भी वस्तु द्वारा कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति। अब मैं यहाँ कहता हूँ कि एक व्यक्ति अलग अलग काम करता है पूरे दिन में, कभी खाना बनाता है, कभी स्कूल जाता है, कभी साइकिल चलाता है, कभी खेत में जाता है, तो बहुत सारे काम हो गए। हर काम में क्या खर्च हुई? ऊर्जा खर्च हुई है। तो मैं कहता हूँ बार बार ऊर्जा खर्च हुई। E1 एनर्जी, E2 एनर्जी, E3 एनर्जी, E4 मैं कह सकता हूँ एनर्जी प्लस 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 EN। अब मैं कहता हूँ आपको औसत शक्ति निकालनी, तो औसत कैसे निकालते हैं? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। जितनी बार आपने ऊर्जा काम में लिए, मानो 4 बार लिए है, तो कितने का भाग जाएगा? 4 का। अगर आपने 5 कार्य किए और 5 बार ऊर्जा काम है, तो भाग कितना जाएगा? अगर यहीं पर परिभाषा आ जाए आपके औसत शक्ति किसे कहते हैं, एवरेज पावर किसे कहते हैं, क्या कहोगे? कि कुल काम में आई ऊर्जा में आपके समय का भाग दो। आप जाए कुल काम में आई ऊर्जा में अगर समय का भाग दिया जाए, तो क्या निकल जाएगी? औसत शक्ति। क्या निकलेगी? और शक्ति की परिभाषा क्या है? किसी भी वस्तु द्वारा कार्य करने की दर ही, यहाँ से क्या करना है? किसी भी वस्तु द्वारा कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। ठीक है, कोई समस्या?
औसत शक्ति किसे कहते हैं? कुल काम में आई ऊर्जा में लगे समय का भाग दे दो, क्या निकल जाएगी? आपके औसत शक्ति निकल जाएगी, यानी पी एवरेज आपसे निकल जाएगा। कोई समस्या? आगे बात करते हैं, इसका मात्रक क्या होता है? कहते हैं शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो देखो कैसे निकालते हो मात्रक, कैसे निकालते हैं? इधर देखो सारे कैसे निकालते हैं मात्रक। मात्रक निकालने के लिए पहले आपको सूत्र आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सूत्र होता है P बराबर W बटा E। कार्य का मात्रक तो होता है जूल, समय का मात्रक होता है सेकंड। इसका मतलब इसका मात्रक हो गया जूल प्रति सेकंड, या आप इसको बोल सकते हो शक्ति का मात्रक होता है वाट। क्या होता है? अगर बड़ा मात्रक पूछे तो किलोवाट, और बड़ा पूछे तो मेगावाट। समझे मेरी बात? और बड़ा पूछे गीगावाट, ऐसे वाट लगते जाएंगे। समझे? किलोवाट का मतलब है 1 किलोवाट में होते हैं। किलोवाट को वाट में बदलूं तो 1000 से गुणा कर देता हूँ, इससे बदलूं तो 10 की घात 6 से गुणा कर देता हूँ, यानी 3 नहीं कितने जीरो आ जाएंगे? अब 6। समझे मेरी बात? हर एक बात को याद करना है। पहले इसकी परिभाषा, कार्य करने की दर शक्ति है, कुल लगे समय में, कुल लगी ऊर्जा में लगे समय का भाग दे दो, औसत शक्ति निकल जाएगी। शक्ति का मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड या वाट। बड़ा मात्रक हो सकता है किलोवाट, मेगावाट या अश्व शक्ति। क्या हो सकता है? एक अश्व शक्ति का मतलब होता है 746 वाट। कोई समस्या? याद रखना है, एक अश्व शक्ति, इंग्लिश में भी बोलते हैं हॉर्स पावर। बात हो रही है, अगर मैं इसको इंग्लिश में लिख दूं HORSE, हॉर्स पावर, तो घोड़े का होता है एक पर्यायवाची शब्द अश्व, होता नहीं होता है, और पावर को बोलते हैं शक्ति। तो हिंदी में पूछ सकते हैं एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है? तो 746 वाट की। आप कह सकते हो कि एक घोड़े में कितना पावर होता है? 746 वाट का। एक 100 वाट का बल्ब है, कितना गर्म होता है? अरे 100 वाट के बल्ब के टच करो उंगली, अपनी उंगली जलने लग जाती है ना। तो एक 100 वाट के बल्ब में पावर है, उससे 7 गुना ज्यादा घोड़े में पावर है। इसलिए घोड़े की टांग जब लगती है पीछे से, तो एक समय लगता है कि ये काम से इतनी खतरनाक चोट पड़ती है, सारी हड्डियां ऐसे हो जाती है ढीली। इतना बड़ा घोड़े की टांग में, कैसे घोड़े में, ठीक है। इसलिए घोड़े का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, इतना खतरनाक मुकाबला। तो ये बात है, इसकी परिभाषा हो गई, इसकी परिभाषा हो गई, मात्रक की बात हो गई। कभी कभी पूछते हैं इसका SI मात्रक बताइए। सबसे बड़ा मात्रक कौन सा माना जाता है? सबसे ज्यादा वैल्यू SI मात्रक की होती है। कैसे निकालते देखो SI मात्रक? W बराबर होता है, सॉरी P बराबर होता है W बटा T। W बराबर होता है FS और T का मतलब T। F बराबर होता है MA, S बटा T। समझे मेरी बात को? हाँ भाई, वो अगर समझ नहीं आ रहा यहाँ ऊपर से देख लो आप। मात्रक, SI मात्रक कैसे निकालते हैं? इस पूरी राशि को पहले हल कर लो। कैसे करोगे? P बराबर W बटा T। अभी भी इसकी और छोटे भाग हो सकते हैं ना। W बराबर FS होता है, तो FS बटा क्या हो सकता है? T। अभी भी इसको छोटा कर सकते हो आप। कैसे कर सकते हो? F का मतलब होता है MA, S बटा T, इससे छोटा नहीं हो सकता। अब बताओ, M का मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, इंटू A का मतलब होता है त्वरण, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, इंटू S का मतलब होता है विस्थापन यानी दूरी, दूरी का मात्रक होता है मीटर, बटा T का मात्रक होता है समय, समय का मात्रक होता है सेकंड। तो हल कर लो, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड का क्यूब। और इसको अगर ऊपर ले जाना चाहो आप, इस घात को ऊपर, तो कैसे लिखोगे? किलोग्राम मीटर स्क्वायर 2 1 3 और यहाँ लग जाएगा माइनस। समझे मेरी बात को? ये हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड का क्यूब। ठीक है, सेकंड का क्यूब है, मीटर का स्क्वायर। कैसे निकला पता चला आपको? पूरा हल करते जाना है। अगर मैं चाहूं तो स्कोर कैसे लिख सकता हूं? P बराबर W बटा T, इसका मतलब होता है FS बटा T।
9th क्लास में हमने पढ़ा है, आप ऐसे भी तो जानते हो, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल को कहते हैं स्पीड, क्या बोलते हैं? स्पीड बराबर दूरी बटा समय। अगर यही मैं कहता हूं आपको ज्ञात क्या करना है, यही कह सकता हूं आपको ज्ञात करना है वेग, ज्ञात करना है v, तो क्या हो जाएगा? दूरी बटा समय हो गया। या जिसको मैं बोल सकता हूँ ये चाल, इसको वेग भी तो बोल सकता हूँ, वेग का मतलब ये होता है। तो क्या मैं इस वेग का फॉर्मूला हो गया s बटा टी, क्या मैं s बटा टी की जगह v लिख सकता हूँ? तो फॉर्मूला ये भी हो सकता है p बराबर sv। समझे मेरी बात को? sv कैसे हो गया? क्योंकि वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, तो मैं विस्थापन बटा समय को हटाकर इसके जगह क्या लिख सकता हूँ? v लिख सकता हूँ। तो ये फॉर्मूला s भी हो सकता है, p बराबर w बटा t भी हो सकता है, x बटा t भी हो सकता है, fv भी हो सकता है। इसे संबंध बोलते हैं। समझ रहे हो? जिस संबंध का इस्तेमाल जहां करना है आपको प्रश्न को अनुसार करना है। प्रश्न में v दिया है, f दिया है और p निकालना तो ये सूत्र लगेगा। प्रश्न में f दिया है, s दिया है, t दिया तो ये सूत्र लगेगा। प्रश्न में wt दिया है और p निकालना तो ये सूत्र लगेगा। समझ रहे मेरी बात को? प्रश्न के अनुसार आपको फॉर्मूला फिट करना है। ये हमारा 11.11 है, कंप्लीट है। एक बार इसको पूरा समझ लो। किसी भी वस्तु द्वारा कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। औसत शक्ति किसे कहते हैं? कुल उपयोग में आई ऊर्जा में लगे समय का भाग दे दो तो उसे औसत शक्ति कहते हैं। P बराबर W बटा T बराबर F बटा T बराबर S भी आप लिख सकते हो। समझे मेरी बात? मात्रक क्या होता है? मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड या वाट, और ऐसा ही मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड का क्यूब। हिंदी में बोलूं तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड का क्यूब। समझ रहे हो? अब देखिए चैप्टर का अंतिम पॉइंट, सिलेबस चेंज हुआ था, कुछ हटा था, उसके बाद में अंतिम पॉइंट है आज 11.12 विद्युत शक्ति। फिर से आपको पता है शक्ति का मतलब होता है पावर, P बराबर होता है W बटा T। इस बार थोड़ी परिभाषा चेंज है, फॉर्मूला वही, परिभाषा कैसे याद करोगे? आपको ध्यान रखना है हमारे घर में ये होता है मेन स्विच, प्लस और हो सकता है प्लस माइनस के बाद में यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पर भी बल्ब लगा हुआ है, ये बैटरी थी, सॉरी ये बैटरी थी, यहाँ पर है लगा हुआ स्विच, यहाँ पर एमीटर है धारा का मान ज्ञात करने की। धारा जाती है हमेशा प्लस से माइनस की ओर, इधर से इधर की ओर। ये प्लस चालू हो गया है, प्लस से माइनस की ओर। ये कुंजी है E, ये बैटरी है यानी सेल है B, तो सेल है E, बैटरी होती है B। सेल बैटरी में ज्यादा फर्क नहीं है। ये होता है सेल जिसमें एक प्लस और एक यानी केवल एक बड़ा और एक छोटा भाग हो। अगर इसको आपको बैटरी बनाना है सेल से तो कैसे बनाओगे? बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, ये सेल से सेल मिल गया, बैटरी बनेगी। ठीक है? इस बार तो पूछे नहीं क्योंकि ये पॉइंट चुका है, वरना इसके प्रत्येक दिन से बैटरी का प्रत्येक दिन क्या होता है याद करने पड़ते, अब नहीं करना पड़ेगा, बहुत सारा फायदा हो गया आपको। अब विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? अब जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया, अब स्विच ऑफ है, अब स्विच ऑन, जैसे स्विच को ऑन किया है तो बैटरी से धारा प्रवाहित हो गई, और धारा प्रवाहित होने पर ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, धारा प्रवाहित होने पर कुछ ना कुछ कार्य तो करना पड़ेगा, चाहे धारा हो, चाहे वस्तु हो, चाहे कोई भी हो, कार्य जरूर करना पड़ता है। तो किसी भी वस्तु या किसी भी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड जितना कार्य करना पड़ता है, प्रति सेकंड, उस कार्य को प्रति सेकंड जितना कार्य, बात वही है, प्रति सेकंड जितना कार्य करना पड़ता है ना, उसे क्या बोलते हैं? तो परिभाषा क्या हो गई? विद्युत परिपथ में धारा, इसको परिपथ बोलते हैं। विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड किया गया कार्य ही विद्युत शक्ति कहलाता, अर्थात P बराबर W बटा T। W बटा T आपको ध्यान रखना, अब रखना है,
अगर कोर्स से नहीं होता तो रटते नहीं, सिद्ध करते आप कि W बराबर VIT होता है। W बराबर क्या होता है? लेकिन चूंकि अब वो पॉइंट सिद्ध करने वाला हट चुका है, अक्सर भटके के रखना है कि W बराबर क्या होता है? VIT। अगर मैं W की जगह लिख दूं VIT और नीचे क्या है? T, T से T कट जाएगा, हो जाएगा VI। ठीक है, तो W बराबर हो गया आपके VIT बटा T, T से T कट गया, हो गया VI। अगर कोर्स नहीं हटता तो आप पढ़ते हो ओम का नियम, V प्रोपोर्शनल टू I या V बराबर RI, तो आप यहाँ V की जगह क्या लिख सकते? RI, तो हो जाता R का स्क्वायर। V की जगह RI है तो RI इंटू I बराबर RI का स्क्वायर, होता नहीं होता, या I स्क्वायर R। ये संबंध में क्यों बता रहा हूं, क्यों इनसे ही क्वेश्चन बनेंगे। कई बार I देंगे, R देंगे और आपको पूछ सकते हैं P, कभी I देंगे, V देंगे, पूछ सकते हैं P, कभी सीधे W देंगे, T देंगे, पूछ सकते हैं P। समझे? तो P बराबर W बटा T बराबर VI बटा T, T से T कट गया बराबर VI बराबर I स्क्वायर R। क्योंकि V बराबर होता है RI ओम के नियम, इसलिए मैंने V की जगह लिख दिया RI। तो क्या बन गया है? RI इंटू I बराबर बोल सकता हूं मैं I का स्क्वायर R। समझ गए? फिर से एक बार बोलते हैं, किसी भी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड किया गया कार्य ही विद्युत शक्ति कहलाता है। इसका फॉर्मूला होता है P बराबर W बटा T बराबर VIT बटा T, T से T कट गया बराबर VI बराबर RI इंटू I बराबर I स्क्वायर R। हमने कुछ मात्रक और नहीं लिखे थे, मैं लिख दूंगा शक्ति के अन्य मात्रक। पिछले वीडियो में लिखना भूल गए थे, शक्ति के अन्य मात्रक कौन कौन से हैं याद रखना है। 1 kW बराबर 1000 W, 1 MW बराबर 10 की पावर 1000, या कह सकते हो 3 और 3 6 बराबर लिख सकता हूँ 10 की पावर 3W बराबर लिख सकता हूँ 10 की पावर 6W, और 1 हॉर्स पावर का बराबर हो सकता है 746 W। इन तीन बातों को आपको ध्यान रखना, ठीक है, कि 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट बराबर 10 की पावर 3 वाट। 10 की पावर 3 मतलब 0 कितनी बार है? 3 बार। यहाँ 1 मेगावाट, इसका मतलब हो सकता है 10 लाख, 10 लाख, ये 10 लाख वाट बराबर 10 की पावर 6 वाट। इसी तरीके से देखना साइंस की बात में। और 1 हॉर्स पावर 746 वाट। कभी कभी हॉर्स पावर को हिंदी में भी पूछ सकते हैं, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है। तो आप ये मसौदा सर ने बताया नहीं है, इस अगर हॉर्स पावर बताया है। हॉर्स का पावर ही घोड़े का पावर है, घोड़े का पावर ही अश्व का पावर है, ठीक है, अश्व शक्ति। ये आप मुझे तो बनाना नहीं है। ये हो गई शक्ति की परिभाषा, ये हो गया शक्ति का अन्य मात्रक, ये हो गया शक्ति के सारे फॉर्मूले, और इसी के साथ ही चैप्टर का हो गया दी एंड, चैप्टर हो गया है पूरा।